हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारा यूनिट 6 एजुकेशन पेपर 2 का जो रिसर्च पोर्शन है उससे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। ये प्रैक्टिकल वीडियो क्यों है? क्योंकि यूनिट 6 में जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है उसमें हमने अलग अलग चीज़ें देखी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, इन सब की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है प्रैक्टिकल की। इन सभी जो कॉन्सेप्ट्स को आज आप देखेंगे क्वेश्चंस पर अप्लाई करके। ओके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है वो एंजॉय करेंगे इस वीडियो को देख करके कि हाँ, हमारे जो कॉन्सेप्ट तैयार हुए हैं वो कैसे हमें क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है। राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कॉपी पेन अपने पास रखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वीडियो है जैसे मैंने आपको कहा। ओके, हम सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हमने कवर किया है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर मीन, मोड, मीडियन। राइट। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने कवर किया है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है। वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। राइट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, देन हम ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स या फिर आप कह लें सांख्यिकी, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। राइट, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि डील करती है कुछ कॉमन, आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगे पॉइंट्स। किससे डील करती है? डील विथ कलेक्शन, डील विथ कलेक्शन इकट्ठा करना, डील विथ एनालिसिस, एनालिसिस एंड with interpretation, yes, most important, interpretation and presentation, presentation of what? Of data. राइट। स्टैटिस्टिक्स क्या है, सांख्यिकी क्या है? गणित की वो धारा है जिसमें आप डाटा का कलेक्शन, डाटा मतलब कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, राइट। अब ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव, वो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। डाटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, मतलब कि उस पर विवेचना करना, इंटरप्रिटेशन, उसको इंटरप्रेट, वो डाटा क्या कहना चाह रहा है, और उसको फिर रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन देना उसका इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। राइट। अब ये आप देख रहे होंगे कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन। अगेन स्टैटिस्टिक्स को ये जो अलग अलग काम है उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। राइट। बट बिफोर मूविंग टू दैट पार्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक्स, ये सांख्यिकी आपके रिसर्च में कहाँ काम आती है। हमेशा मैंने कहा है कि याद रखिए अपनी रिसर्च प्रोसेस की स्टेप्स को। राइट। अलग अलग स्टेप्स हमने पढ़ी है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर के जाऊंगी क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं आज। आपको पता है कि आप जब अपनी रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड कर लेते हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस बनाई, फिर अपनी रिसर्च, लेट मी राइट इट ओवर हियर, रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई। इसके बीच में भी और सारी स्टेप्स हैं। देन उसके लिए आपने अपने रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करी। अब उस रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। अब वो डाटा होगा
मास में मीन्स बहुत सारा डाटा है। मान लीजिए आपके सैंपल में 30 ही लोग हैं, सो 30 लोगों का डाटा इकट्ठा करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, उसको रिप्रेजेंट करना, इट्स अ बिग टास्क। जबकि ये हमने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है, लोग हजारों के सैंपल पर काम करते हैं, राइट ऐसे में आपकी हेल्प कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी करती है कि आपका डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, आप उसे कितने अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। इसमें कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड है आपके डाटा को ऑर्गेनाइज, देखिए यहाँ पर लिखा है एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के जो 2 पार्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स जो है, लेट मी टेक द अदर कलर, या इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं सांख्यिकी को। ओके, सो वेरी फर्स्ट पार्ट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Descriptive, just a second, VE, yeah. Descriptive statistics, and the second one is inferential statistics, राइट। सो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के ऊपर है, विवरणात्मक सांख्यिकी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि अपने कलेक्ट किए हुए डाटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट उसको किस तरीके से उसका किस तरीके से विवरण दे सकते हैं। सो एग्जाम्पल पर बात करने से पहले आप जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज किया जाता है? टू कंडेंस द डाटा, टू कंडेंस द डाटा, क्योंकि आपका जो डाटा है, जो आपने डाटा कलेक्शन में इकट्ठा किया है, वो एक बहुत लेंदी डाटा है। उसको कंडेंस करना जरूरी है, उसको कम करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। भाई रिसर्च में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं, राइट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन होता है, तो अलग अलग ग्रुप के बीच में कंपैरिजन होता है, स्टैंडर्ड और सैंपल के बीच में कंपैरिजन होता है। सो कैसे करेंगे कंपेयर? अगर आप 100 लोगों को एक एक करके कंपेयर करेंगे क्या? नो, आपको कंडेंस करना जरूरी है। एंड व्हाई वी कंडेंस दिस डाटा? टू मेक इट कंपेरेबल। अब एग्जाम्पल पर बात करते हैं, कंपेरेबल, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें, राइट। सो ये बात हुई थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। जस्ट सेकंड, लेट मी चेंज द कलर, या सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि आपको डाटा को क्या करना है? कंडेंस करना है, एंड आपको डाटा को क्या बनाना है? कंपेरेबल बनाना है, ताकि हम उसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सके, टू डिस्क्राइब इट एंड टू रिप्रेजेंट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल पर। मान लीजिए कि आप एक क्लास में टीचर हैं और आपने एक मैथ्स टेस्ट लिया। मैथ्स का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, कोई सा भी टेस्ट हो सकता है, नो मैटर, राइट। सो ये ग्रुप ए के मार्क्स हैं, या ग्रेड आप कह लें कि ए सेक्शन की क्लास के मार्क्स हैं 35, 26, 29, 10, 18, 48, 41, 12, 40, 25। नाउ आपके प्रिंसिपल ने आपको बुलाया और आपसे पूछा गया कि भाई ये जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए के क्या स्कोर रहे हैं जरा बताइए। सो आप क्या ये कहेंगे कि राजू के 35 आ गए, श्याम के 26 आ गए? इज इट सो? रिया के इतने आए, जो है चंपक के तो 12 ही आए हैं? नो, वी कांट से दैट।
कहने का तरीका क्या है कि आप इस डाटा को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे डिस्क्राइब? आप ये बताएंगे कि इस क्लास में बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, कितने लोएस्ट मार्क्स हैं, एवरेज क्या है, इस क्लास में एवरेज मार्किंग क्या हुई है, राइट। सो ये आपने क्या किया, डिस्क्राइब किया इस डाटा को। ये आप कैसे कर पाएंगे, ये आप स्टेटिस्टिक्स का यूज करके कर पाएंगे। और जो स्टेटिस्टिक्स इसमें लग रही है वो कौन सी है, वो है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, कि इस डाटा की हाईएस्ट वैल्यू ये है, लोएस्ट वैल्यू ये है, एवरेज इतना है। ओके, सो कभी भी हम पर्सन टू पर्सन या सैंपल, एक एक सैंपल के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं ओवरऑल, तभी हम एक जर्नल आइडिया लगा पाते हैं किसी भी डाटा का। सो इट्स अ डिस्क्रिप्टिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये तो एक एग्जांपल था, दूसरी बात करते हैं। या यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप हैं। सो सेम चीज, अगर आपके प्रिंसिपल ने पूछा ग्रुप ए ग्रुप बी के मार्क्स को जरा सा डिस्क्राइब कीजिए, सो अब आप क्या करेंगे, ग्रुप ए की हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू एंड आप एवरेज निकाल लें, राइट। और ग्रुप बी की भी आप हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और एवरेज निकाल लें। देन अब आप अपने प्रिंसिपल को बताएं कि भाई ग्रुप ए का एवरेज कम है ग्रुप बी के कंपैरिजन में। ओके, इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये है, लोएस्ट वैल्यू ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी इस डाटा पर काम क्यों नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए है। अभी हम जब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की तरफ बढ़ेंगे, राइट, दैट इज द मीन, मोड, मीडियन, सब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन डाटा पर हमें काम करना है। ओके, सो जब आप दो ग्रुप या तीन ग्रुप के बीच में काम कर रहे हैं तो आप उनकी हाईएस्ट, लोएस्ट वैल्यू, एवरेज, मतलब कि उस डाटा को डिस्क्राइब करने के सारे पैरामीटर जो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देती है, उनका यूज करके आप डाटा को डिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज किया कैसे जाता है, कहाँ किया जाता है। अब इसकी अलग अलग मेथड हैं, जैसा हमने पढ़ा अभी, राइट। Just let me show you once more that yeah, so descriptive statistics में एक्चुअली ये तीन पार्ट आते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप ये बताते हैं कि आपका जो डाटा है उस उसका उसमें जो मेजोरिटी ऑफ डाटा है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। सो वो आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। जब आप ये बता, इसके लिए तीन मेथड है हमारे पास, मीन, मोड, मीडियन। जब आप ये बताते हैं कि आपका जो डाटा है, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, उस उसमें मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन कितना है, मतलब आपकी डाटा का फैलाव कितना है, कितनी रेंज में वो आता है। सो इसीलिए यहाँ पर रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हम देखेंगे। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, मतलब कि आपके डाटा जो प्रेजेंट है आपके सामने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरीके की फ्रीक्वेंसी उसमें बन सकती है। जब उसको हम प्लॉट करेंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आ रहा है या वो स्क्यूड है, राइट। सो ये सभी चीजें किसमें आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं ना। आगे बढ़ते हैं एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। जैसा हमने अभी डिस्कशन किया है, सेंट्रल टेंडेंसीज जो है वो क्या बताती है कि आपका जो डाटा है उसकी मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज कहाँ पर प्रेजेंट है। इट मीन्स, इट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को हम एवरेज भी कहते हैं। अब एवरेज निकालने के तीन तरीके हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। बी क्लियर इन दिस, ओके। नाउ ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज है ये क्या बताती है, इट estimate the center or average of a data set। आपका जो डाटा सेट है
उसका एवरेज कहाँ पर है, उस डाटा का सेंटर कहाँ पर है, मतलब अधिकतर लोगों की वैल्यूज किस नंबर के आसपास है, ये आपको बताता है। क्यों हम ये करते हैं? टू मेक अस डाटा कंपेरेबल, राइट, टू कंप्रेस अवर डाटा, अपने डाटा को संघनित करना। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े डाटा के साथ अगर काम कर रहे हैं तो हम हर एक डाटा पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो वेरी फर्स्टली स्टार्ट विथ द मीन। या सो मीन क्या है? मीन सबसे कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड टू व्हाट? कॉमन मेथड टू कैलकुलेट एवरेज, मतलब कि सॉरी, सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने की। ओके, एंड कई बार आप इसे एम से डिनोट करता हुआ पाएंगे, और हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है कि मीन जो है कैसा होता है? सैंपल मीन भी होता है और पॉपुलेशन मीन भी होता है। सो कई बार कुछ सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाता है। सो वेरी क्विकली, हम लोग डीप में ना जा करके मैं आपको सबसे पहले सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला बता देती हूँ। या बट लेट्स से कि पहले हम सिंपल मीन का फॉर्मूला देख लें। सो सिंपल मीन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, सो मीन क्या होता है? आपके जितने भी डाटा पॉइंट है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of observations upon the number of observation। ये नॉर्मल मीन का जो है फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू समेशन ऑफ, आप कह लें समेशन ऑफ x, राइट, अपॉन n, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है मीन को। बट जब हम बहुत ही स्पेसिफिक होकर के सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बारे में बात करते हैं, सो सैंपल मीन का फॉर्मूला आप पाएंगे व्हाट? x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई। लिख लीजिएगा, हालांकि थ्योरी क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो स्मॉल n है, this small n is representing the number of sample, and this one is representing what? Sum of values of sample। और सिंबल क्या होता है सैंपल मीन का? दिस वन, x के ऊपर बार, राइट, x बार। नाउ अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करें, लेट मी लिटिल scroll to this side, yeah, okay, that will be better। या सो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम अब पूरी पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा म्यू। म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। अब ये एन क्या है? ये एन है नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। एन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो प्रेजेंट है, number of items in population, and xi sum of values of items or observation in a population। now let's come to the, या ये हमारा जो नॉर्मल मीन का, क्योंकि हम सैंपल और पॉपुलेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, राइट, सिंपल अगर हम मीन की अगर बात कर रहे हैं, सो मीन को हम कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो हमें मालूम है कि मीन क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, राइट। अब x अपॉन एन मतलब क्या हुआ इसका? क्या हमारे पास x की एक वैल्यू है, दूसरा डाटा पॉइंट है, तीसरा डाटा पॉइंट है, एंड डैश 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 सो ऑन x n तक है हमारे पास। अपॉन में हम क्या लिख देंगे? n, जितने नंबर हैं उतने। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से find mean,
अगर हमें मीन निकालने के लिए कहा गया है फाइंड मीन ऑफ गिवन डाटा सेट है 15, 3, 0, 24, 3 एंड 12 लेट्स से। सो हमें करना क्या है, मीन निकालने के लिए जितने भी, ये हमारा मान लीजिए x1 है, ये हमारा x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x5 है, x6 सबसे लास्ट वैल्यू। सो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सबका, 15 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 12 अपॉन नंबर कितने हैं हमारे पास, n इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 6। सो यहाँ 6 लिख दिया हमने। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस करें सो इट विल बी 57, right? So divided by 6, so we will get the, okay, 9 6 54 something, so 9.5 will be the mean of this given data, right? Yeah, okay, so that is the mean. अब बात करते हैं हम दूसरी जो कि है median. Yes, so what median actually is, yes, so median is what, median is middle value, middle value in an ordered list of data। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, या फिर एक दूसरी डेफिनेशन भी आप सुनेंगे और लिख करके, मीडियन इज द वैल्यू, मीडियन इज द exactly in the middle of a डाटा सेट। आपका जो डाटा सेट है उसकी मिडिल वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है। बट आपका डाटा कैसा होना चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट में होना चाहिए, ऑर्डर्ड डाटा होना चाहिए, मतलब कि बड़े, छोटे से बड़े की तरफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको अपने डाटा को अरेंज करना है। ये सबसे जरूरी चीज है मीडियन निकालने के लिए। इसके बाद सो अरेंज योर डाटा, arrange your data in increasing order। बढ़ते क्रम में अपने डाटा को अरेंज कर लें। फिर दूसरी जरूरी चीज ये करें कि अपने डाटा में ये ऑब्जर्व करें कि ये इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या फिर ऑड है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी है, ऑड है या इवन है, मतलब n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट कितने, 1 2 3 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, कितने हैं, उस बेसिस पर हमें अलग अलग फॉर्मूला लगा करके मीडियन निकालना होता है। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स से सबसे पहले हम ऑड वाला लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ पर कम है, सो कवर हो जाएगा। सो मान लीजिए आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, ऑड हैं, या जो आपका डाटा सेट है वो ऑड नंबर्ड है। ऑड नंबर्ड है मतलब क्या हुआ इसका, लेट्स से इन द एग्जांपल वेरी फर्स्टली वी आर टेकिंग दिस ऑड, राइट? सो इसको हम साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए, मीन निकालना है, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। और डाटा सेट है सपोज हमारे पास 2 3 4, नो लेट मी टेक इट इन दिस वे कि हमारे पास डाटा है 8 9 2 7 3 4 एंड देन 6। सो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, स्टेप 1,
वो होती है कि हमें डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अरेंज कर लें 2 3 4 6 7 8 9, ये अरेंज कर लिया हमने। ओके, देन स्प्लिट आउट योर डाटा फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों एंड से दो ग्रुप बना दीजिए। ये बना दिया, ये बना दिया। सो जो नंबर लेफ्ट आउट हो गया वो क्या है, आपका मीडियन है। ये तो एक मैंने जर्नल आपको मेथड बता दी निकालने के लिए और ऑड डाटा सेट में, बल्कि इसका फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है ऑड सिचुएशन में? फॉर्मूला है n+1/2, n+1/2। सो या ओके, सो हम ऑड क्यों कह रहे हैं ये तो मैंने आपको बताया नहीं। नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, कितने? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 नंबर्स है, n इज इक्वल टू कितना है? 7 है। सो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। दोनों साइड से या तो हम दो ग्रुप बना दे, राइट? ग्रुप 1 बना दिया, ग्रुप 2 बना दिया। जो लेफ्ट आउट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? मीडियन। या फिर आप ये फॉर्मूला लगाएं सो और भी इजी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? जब नंबर ऑफ डाटा कितना है? ऑड है, n है। सो क्या करेंगे हम? n+1/2, राइट? सो n की क्या वैल्यू है? 7 +1/2 कितना आ जाएगा? 7 + 1, that is the 8/2, right? Now 4, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 कैसे आ गया, यहाँ पर तो 6 बताया था मैम ने। फ्रेंड्स, ये फोर्थ पोजीशन की बात है, फोर्थ पोजीशन की बात है। सो फोर्थ पोजीशन पर कौन है? 1 2 3 4, दैट इज गोइंग टू बी द 6। सो फोर्थ पोजीशन पर वैल्यू 6 है, सो मीडियन क्या होगा? 6 होगा। ओके, सो एक और एग्जांपल, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेट्स सपोज कि कुछ वर्कर्स की सैलरी है हमारे पास, डेली वेजेस वर्कर्स की सैलरी है जो कि हो सकती है 130, 500 हो सकती है किसी की 220 हो सकती है, एंड 350 हो सकता है, 800 हो सकती है। हमें ऑड नंबर्स में लेना है क्योंकि हम पहले ऑड नंबर्स का समझ रहे हैं। सो 1 2 3 4 5, यस हमारे पास ऑड नंबर्स, ऑब्जर्वेशन डाटा पॉइंट कितने हैं हमारे पास? ऑड नंबर्स में है। सो हम मीडियन के लिए ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट रिमेंबर फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 इज टू अरेंज योर डाटा इन अ असेंडिंग डायरेक्शन। सो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिख ले 130, कॉमा फिर 130 के बाद 220, कॉमा 350, कॉमा 500, कॉमा 800। नाउ लेट्स पुट दैट फॉर्मूला कि हमारे पास जब ऑड डाटा पॉइंट्स हैं, सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 टू फाइंड आउट द मीडियन। सो n क्या है? n is 5 + 1/2, that is going to be the 6/2 is equal to 4. No, sorry, it's equal to 3. Yeah, 3। अब ये जो 3 है, ये 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है थर्ड पोजीशन को। सो थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड पोजीशन ये है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर मीडियन। ये हमारा मीडियन है जब हमारा डाटा सेट कैसा है? ऑड नंबर्स में प्रेजेंट है। जबकि हमने जो सिंपल मेथड देखी थी इसके पहले, उसमें हम क्या कर रहे थे? सिंपली अपने डाटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दें अगर ऑड नंबर्स है, सो मिडिल वैल्यू हमें डायरेक्ट वो वैल्यू दे रहा था। जबकि अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे सो हमें पहले पोजीशन मिलेगी। डोंट गेट कंफ्यूज,
सबसे पहले पोजीशन मिलेगी, देन उस पोजीशन की वैल्यू हमारी मीडियन होगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास वैल्यूज इवन है, अभी तक ऑड थी, अब इवन है। जब हमारे डाटा पॉइंट्स कैसे हैं, इवन डाटा पॉइंट या इवन डाटा सेट है हमारे पास, तब मीडियन के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या है, वो है मीडियन इज इक्वल टू n/2 एंड n/2 प्लस 1, राइट। और n क्या है हमें पता है, n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ डाटा सेट, राइट। सो लेट्स डू इट विथ अ लिटिल एग्जांपल। जो हमने पहले लिया था उसी में हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। अभी मैं स्टेप 1 से ही कंटिन्यू करूंगी, जिसमें कि हमारा टाइम कम से कम जाए। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले रहे हैं और एक वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि पिछली बार हमारा डाटा ऑड था, अब हमें इवन बनाना है। सो 130, 220, 350 एंड 500, 800, 1150, ये एक और बढ़ा दिया हमने पॉइंट इसमें। सो अब आप देख ले 1 2 3 4 5 6। सो n की वैल्यू कैसी है, 6 है, मतलब कि ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। सो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स पुट दिस। सो सबसे पहले मिडिल पोजीशन को निकालने के लिए, जब इवन डाटा सेट है, सो सबसे पहले हम n/2 करेंगे। सो n/2 के लिए n कितनी वैल्यू है हमारे पास, 6, 6/2, सो 2 3s are 6, थर्ड पोजीशन। ओके, सो थर्ड पोजीशन 1 2 3, ये वाली एक मिल गई हमें। दूसरी बात करें, n/2 प्लस 1, वैल्यू पुट करें 6/2 प्लस 1, that is going to be the 3 plus 1, going to be the fourth position, fourth position। so fourth position क्या है, ये है fourth position। अब इवन में हमें करना क्या होता है, इवन वैल्यूज में हमें जो गिवन डाटा है हमारा, उसके आप कह ले जो मिडिल वैल्यूज हैं, जो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, इसकी थर्ड और फोर्थ, इसका हमें मीन निकालना होता है। इसका हमें क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है। सो वही क्या लाएगा हमारा मीडियन। सो मीडियन इज गोइंग टू बी द 350 प्लस 500 अपॉन 2। सो व्हाट गोइंग टू बी द, just a second, what going to be the answer for this, the answer for this whole solution is going to be the 425। मीडियन क्या निकल करके आएगा, 425, राइट। सो थोड़ा सा ये जो है डिफिकल्ट है इवन डाटा सेट में मीडियन निकालना, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब थ्योरी क्लास में जो हमने प्रैक्टिस करी थी एक सिंपल एग्जाम्पल पर, उसी के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स द मोड। ओके, मोड क्या है, या ओके, सो अगर बात करें मोड की, सो मोड क्या है, मोड या कई बार इसे मॉडल वैल्यू भी आप सुनेंगे, मॉडल वैल्यू। सो मोड या मॉडल वैल्यू किसी भी डाटा सेट की मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो, वो क्या कहलाती है, मॉडल वैल्यू कहलाती है। और सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का ये तरीका है, राइट, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। जैसे कि आपके सामने ये एक डाटा दिया गया है कि पार्टिसिपेंट के नाम है ABCDEF और उनकी एज दी गई है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाटा का मोड क्या है, मतलब आपको ये बताना है कि सबसे
सेम एज के कितने सेम एज के पार्टिसिपेंट्स को देखिए आप। सो आपको क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा। मतलब अगर इस डाटा की बात करें हम, सो लेट मी चेंज द कलर, 22 जो है आपको 2 टाइम्स दिखेगा, राइट। सो इसकी मॉडल वैल्यू क्या हो गई, इसका मोड क्या हो गया, 22। बट वेट, कभी भी हम इसको और मीडियन को ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टेप 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे पास, 19, देन 20, देन 21, देन 22, फिर 22, फिर 23। सो अब आप क्लियरली देख लेंगे कि यहाँ पर 22 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोड ऑफ योर डाटा। मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मतलब कि 22 एज के पार्टिसिपेंट ज्यादा है इस कोई भी चीज हो सकती है, कोई टेस्ट हो सकता है, कोई डांस प्रोग्राम हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है उसमें, राइट। सो दिस इज द मोड। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। मोड जनरली लोगों को बहुत इजी लगता है कि अरे वाह 22 है, सबसे हाईएस्ट ऑकरिंग वैल्यू है, सो वही मोड है। सो थोड़ा सा हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा पर बात करेंगे। इससे पहले आप थोड़ा ये समझ लें कि जरूरी नहीं है कि किसी भी डाटा में हमेशा मोड हो। सो डाटा विथ नो मोड वैल्यू भी हो सकता है, नो मोड वैल्यू, या ये भी हो सकता है कि डाटा जो है में एक से ज्यादा मोड हो, राइट। सो डाटा क्या हो सकता है, यूनी मॉडल भी हो सकता है, बाय मॉडल भी हो सकता है, थर्ड ट्राई मॉडल भी हो सकता है, मल्टी मॉडल भी हो सकता है। मतलब कि एक से ज्यादा बार कुछ वैल्यूज होंगी, हो सकता है 33 3 बार रिपीट हो जाए, ऐसी 22 भी 3 बार रिपीट हो जाए। सो वो कैसी होगी, बाय मॉडल वैल्यू हो गई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कैटेगरियल डाटा, राइट। सो कैटेगरीज यहाँ पर आपको दी गई है। सो ये जो तरीका है ये कहलाता है कैटेगोरियल मोड। कैटेगरीज है यहाँ पर। अब देखिए पार्टिसिपेंट ए बी सी डी ई एफ है, बट उनके जो पेरेंट्स का जो एजुकेशन लेवल है, किसी का बैचलर डिग्री है, किसी का मास्टर्स है, किसी का हिंदी स्कूल डिप्लोमा है, किसी का बैचलर्स डिग्री है, डॉक्टरल डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है। सो ऐसे में हम कैसे मोड निकाल पाएंगे, देन हमें चलना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी फॉर्मेशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे जो हमने सीखा हुआ है, राइट। सो हमने देखे, सबसे पहले हमने जो कैटेगरीज, ये क्या है देखिए, ये है कैटेगरी, राइट। कैटेगरी बनाएंगे, वो कैटेगरी भी कैसी होनी चाहिए, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ओके, नाउ बात करें बैचलर डिग्री की। सो बैचलर डिग्री यहां से देखिए हम कितने हैं बैचलर डिग्री में, बी बी दो लोग हैं। सो बैचलर डिग्री में दो लोग चले गए। ऐसे ही मास्टर्स डिग्री में भी दो हैं, दो चले गए। हिंदी स्कूल डिप्लोमा उसके बाद किया हुआ है एक ने, और डॉक्टरल डिग्री है एक के पास। सो अब इस सिचुएशन में आपको अगर मोड निकालना है, सो वो कैसा मोड हो गया, देखिए जरा यहाँ पर हाईएस्ट ऑकरिंग वैल्यू किसकी है, यहाँ पर होगी ये दो की, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, क्योंकि दो दो लोग हैं उनमें। सो इस एग्जाम्पल में जो आपकी मॉडल वैल्यू है वो क्या नंबर है, क्या नहीं, नंबर्स आपकी फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार वो है। मॉडल वैल्यू होगी आपकी बैचलर्स डिग्री और दूसरी होगी मास्टर्स डिग्री। यही अंतर है कैटेगरियल डाटा और
क्वांटिटेटिव डाटा में, जो कि हमने देखा हुआ है, इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं जब हम अलग अलग स्केल्स पढ़ रहे थे, वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। राइट, सो ये मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, ये आपकी मॉडल वैल्यू है, ना कि वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने बनाई है ताकि आपको पता पड़ सके कि कौन से लोग ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हैं, किन पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स जो हैं कितने एजुकेटेड हैं। सो आपको पता पड़ा कि भाई 2 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ग्रेजुएट हैं और 2 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स मास्टर्स डिग्री कर रखी है। Right, now moving to the next example. Yes, class and exam mode. So हमने सिंपल वे में तो देख लिया मोड क्या होता है, हाईएस्ट ऑकरिंग वैल्यू और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू। राइट, बट अगर हमें ग्रुप्ड डाटा दे दिया जाए, देखिए ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, इस टेबल को हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें ये जो है ये आपका ग्रुप्ड डाटा है, एंड ये जो है ये है फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या डाटा है, इसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक हॉल में एक पार्टी चल रही है। राइट, उस पार्टी में अलग अलग लोग आए हैं और एक बच्चे ने सर्वे करना स्टार्ट करा, वहां पर अलग अलग लोगों से पूछ करके कि पर डे सैलरी कितनी है उनकी, पर डे सैलरी। राइट, सो पर डे सैलरी अलग अलग वैल्यूज उसे मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली वहां पर 900 तक की, कि 900 मैक्सिमम है और 200 मिनिमम है। राइट, सो आप देखेंगे कि आपका डाटा 200 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है 899 पर। सो दोनों के बीच की रेंज हो गई हमारी। अब जब उसने पूछा, 6 लोग उसे ऐसे मिले जिनकी सैलरी 200 से 299 के बीच में है। 13 ऐसे स्टूडेंट मिले, ऐसे लोग मिले जिनकी वैल्यू कैसी है, जिनकी सैलरी कैसी है 300 से 399 के बीच में। 17 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 400 से 499 के बीच में है। 25 ऐसे लोग हैं जिनकी वैल्यू 500 से 599 है, मतलब उनकी पर डे सैलरी कितनी है, 500 टू 599। सिमिलरली 606 टू 699 21 लोगों की सैलरी है। 700 टू 799 12 लोगों की सैलरी है और 800 टू 899 4 लोगों की सैलरी है। राइट, सो अब आपको ये जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, यहाँ से ये देखना है फ्रीक्वेंसी को देख करके कि अधिकतर कौन सा अमाउंट है जो अधिक, जिस अमाउंट की सैलरी अधिकतर लोगों को मिल रही है। सो बाय फ्रीक्वेंसी यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि 25 लोग जो हैं उन्हें ये सैलरी मिलती है। सो क्लियरली हमारा जो मोड होगा, यहाँ पर जो मोड है, राइट, वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारा, मोड होगा हमारा, नहीं, मोड हम थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करेंगे। जो सबसे पहले हमें मिलेगा वो मिलेगी हमें मॉडल क्लास, क्योंकि ये हमारा ग्रुप्ड डाटा है। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है, 500 टू 599। ये हमने कैसे पता लगाया, मॉडल फ्रीक्वेंसी देख करके। राइट, मॉडल फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके आपने ये पता लगाया कि आपका मॉडल क्लास क्या है, क्योंकि इसमें 2 नंबर है। सो अगेन हमें मिडिल पॉइंट इसका फाइंड आउट करना होगा। मिडिल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज निकाल करके। सो अगेन हम 500 प्लस 599 को जब हम सॉल्व करेंगे सो हमें मिलेगा 1099 डिवाइडेड बाय 2। तो समथिंग वैल्यू आपको मिलेगी 549, अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स में जाएगी ये। सो अल्टीमेटली इट विल रीच टू दी 550 अप्रोक्स। सो ये इस तरीके से हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में जो है
मॉडल वैल्यूज निकालते हैं। नो डाउट कि हम मीन को भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए मेथड्स थोड़ी बड़ी हैं। सो ऑब्वियसली जब आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तब आपको मीन में भी ग्रुप्ड डाटा, डिस्क्रीट डाटा दोनों को डील करना होगा। बट एज ऑफ नाउ फॉर द एनटीए यूजीसी नेट ये जो है ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट हमने टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी कवर कर लिए हैं। ओके, सो फॉर मोर डिटेल यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर और भी वीडियोस की आपको लिंक मिलेंगी, सो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की।